देन अगर रिसेंट टाइम में देखा जाए, अक्सर आपने सुना होगा एक डॉक्टर को गॉड के बराबर माना जाता है। एक डॉक्टर को गॉड के बराबर माना जाता है, उसको बाकायदा पूजा जाता है। खासकर आप अगर रूरल एरिया में जाएं तो ये आपको बहुत ज्यादा देखने मिलेगा। आपने अक्सर अगर हम डॉक्टर और इंजीनियर को कंपेयर करें, अक्सर आपने सुना होगा एक डॉक्टर को बोला जाता है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या आपने कभी इंजीनियर को सुना है इंजीनियर साहब? कभी नहीं सुना। देन एक डॉक्टर की अगर हम रिटायरमेंट की एज बोलें तो उसकी कोई रिटायरमेंट की एज नहीं होती। जैसे जैसे डॉक्टर बड़ा होता जाता है, एज बढ़ती जाती है, वो एक्सपीरियंस होता जाता है एंड उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। आपने एक बार कुछ अच्छे डॉक्टर्स की एज देखी होगी, हमेशा वो 60 से 70 इयर्स की एज में ही होते हैं। देन अगर हम कुछ अच्छे डॉक्टर्स की बात करें, मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं। 1947 की बात है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, पार्टीशन हुआ था। जो लोग पाकिस्तान में थे उनको बोला गया आप अगर इंडिया में रहना चाहते हैं तो इंडिया जाए, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं पाकिस्तान में रहें। उस टाइम पर लाहौर में रहने वाली एक फैमिली इंडिया माइग्रेट होकर आई, रिफ्यूजी के फॉर्म में आई। एंड उस फैमिली में एक छोटा सा बच्चा था जो कि दिल्ली के कर्नाट कॉलेज में एक 3 रूम अपार्टमेंट में रहते थे। उस बच्चे ने भी एक ख्वाब देखा इंडिया में एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनने का, जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं। उस डॉक्टर ने भी अपने सपने पूरे किए, हम भी उसको पूरी कोशिश करेंगे उन सपनों को साकार करने के लिए। धीरे धीरे पीरियड बीतता गया, उस डॉक्टर ने अपना सपना पूरा किया। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से उन्होंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की एंड देन अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। प्रैक्टिस के ड्यूरिंग वो अपने एक्सपीरियंस में इतने माहिर हो गए कि पूरे इंडिया में उनका नाम चलने लगा। धीरे धीरे और उनका एक्सपीरियंस बढ़ता गया। उन्हें 1988 के अराउंड दिल्ली में एक हार्ट इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया, जिसको हम शायद जानते हो, एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर। इस इंस्टीट्यूट में पर मंथ अप्रॉक्स 350 सर्जरी, 300 to 350 सर्जरी होती हैं, जिनमें हमारे ये डॉक्टर साहब जिनमें कभी बचपन में ख्वाब देखा था, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं। अगर इनके हम इनकम के बारे में बात करें, इनकम के बारे में ये कभी भी डिस्कस नहीं करते, हमेशा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं जब भी ये इनकम के बारे में बात करेंगे। तो ऑल्दो इनके कुछ कलीग्स हमें बताते हैं कि ये हर सर्जरी का अप्रॉक्स 40,000 to 50,000 शेयर लेते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला 350 सर्जरी पर मंथ होती है। अगर पर डे के अकॉर्डिंग बोले 10 to 12 सर्जरीज एंड एक सर्जरी पर अगर वो 50,000 रिसीव करते हैं, मतलब पर डे के अकॉर्डिंग लगभग 5 लाख रुपीस रिसीव करते हैं, 5 लाख पर डे। एंड मंथली बात की जाए अप्रॉक्स 1.5 करोड़ पर मंथ। तो ये क्या 1.5 करोड़ पर मंथ। धीरे धीरे और एक्सपीरियंस बढ़ता गया। इनके अगर इनकम जनरल जो इनके कलीग्स ने हमें बताई उसके अकॉर्डिंग कंसीडर करें तो 80s के मिड में इनकी जो इनकम थी वो थी अप्रॉक्स 1.5 मिलियन यूएस डॉलर्स, जिसमें यूएस में रहते। उस टाइम पर इनकी इनकम मिड 80s में 1.5 मिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि हम इंडियन करेंसी के हिसाब से देखें तो ये आता है अप्रॉक्स 7.5 करोड़ ओनली। 7.5 करोड़ पर मंथ के हिसाब से 60 to 70 लाख। ये डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं कि मैं जो अभी चार्ज पे करता हूँ, मैं इसका 10 गुना चार्ज भी पे कर सकता हूँ, चार्ज कर सकता हूँ पेशेंट को, मुझे कोई मना नहीं करेगा। एंड इवन हंसी खुशी मेरे पेशेंट मुझे इजीली दे सकते हैं। लेकिन मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे ट्रीटमेंट में मनी एक बैरियर का काम करे, एक अवरोध का काम करे मिडिल क्लास पेशेंट के लिए। इनसे एक बार पूछा गया क्या आप इंडिया के सबसे महंगे डॉक्टर हैं? इन्होंने बोला मैं ये तो नहीं कहता कि मैं इंडिया का सबसे महंगा मेडिकल डॉक्टर हूँ, महंगा डॉक्टर हूँ, बट मैं ये जरूर कहूँगा
कि मैं इंडिया में हाईएस्ट टैक्स पेयर हूं अमंग डॉक्टर्स। इनका टैक्स इतना ज्यादा था कि बीच में ये अपने टैक्सेशन से निजात पाने के लिए यूएस चले गए। यूएस में वहां पर इन्होंने कुछ फर्दर स्टडीज की एंड अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू की। एंड उस टाइम इंडिया में कार्डियक सर्जन बहुत कम थे, इसलिए इन डॉक्टर्स को वहां से वापस बुलाया गया, ये कहकर कि कंट्री नीड्स हिम, इस देश को उनकी जरूरत है, ये कहकर उनको बुलाया गया। एंड इनिशियल 5 to 6 ईयर्स तक इनको टैक्सेशन में कंप्लीट रिबेट दिया गया, इनको बिल्कुल भी टैक्स पे करना नहीं होता था। और तो रिसेंटली अगर बोले तो ये कुछ टैक्स पे करते हैं, फिर भी उसमें इनको बहुत ज्यादा कंसेशन है, बहुत ज्यादा रिबेट है। धीरे धीरे और पीरियड बीतता गया। रिसेंटली अगर हम डॉक्टर की बात करें तो ये गुड़गांव की एक मेडिसिटी नाम से फेमस हॉस्पिटल में एज ए चेयरमैन है। इनकी कार्डियक सर्जरी इतनी फेमस है कि इनको राष्ट्रपति से पुरस्कार भी दिया गया, कुछ प्रेस्टीजियस पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें 2 वेलकम आते हैं हमारे पास, एक पद्मश्री एंड पद्म भूषण। क्या ये कार्डियक सर्जन हमारे लिए आइडियल पर्सन नहीं बन सकता? ये डॉक्टर हमेशा मॉर्निंग में उठते ये थोड़े बहुत एक्सरसाइज करते हैं एंड थोड़ा बहुत योगा करते हैं। इनको अपनी फैमिली के साथ एंड अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना अच्छा लगता है। एंड ये हमेशा बोलते हैं मुझे पार्टीज में जाना बहुत अच्छा लगता है, पार्टीज में जाना मेरे लिए एज ए एनर्जी सोर्स काम करता है। तो क्या हम इनको एक आइडियल पर्सन नहीं ले सकते? क्या हम इनको फॉलो नहीं कर सकते? अगर कंटिन्यूअसली हम इनके अकॉर्डिंग रूल्स एंड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग पढ़ते चले तो हम भी इस लेवल पर पहुंच सकते हैं, अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने और किसी डॉक्टर की बात नहीं की थी, हमारे डॉक्टर त्रेहान की बात की थी, जिनका नाम शायद सबने सुना होगा, डॉक्टर नरेश त्रेहान, एक कार्डियक सर्जन। ये इन्हीं का स्टेटमेंट था, आई एम द हाईएस्ट टैक्स पेयर अमंग डॉक्टर्स। डॉक्टर नरेश त्रेहान कार्डियक सर्जन। बस इसी के साथ मैं अपना पार्ट कंप्लीट करता हूँ। इसको कम नहीं है, इंजीनियरिंग से इनिशियली बोला जाए तो बेहतर नहीं है। एक इंजीनियर अपने इनिशियल 10 इयर्स में बहुत अच्छा इसको कंप्लीट करता है, लेकिन उसके बाद एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है, एक संतृप्तता आ जाती है। लेकिन एक मेडिकल एक एमबीबीएस डॉक्टर की बात करें या पीजी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बात करें तो उसका शुरू के 10 इयर्स का पीरियड जरूर स्ट्रगल भरा होता है, लेकिन 10 इयर्स के बाद डेफिनेटली उसका फ्यूचर एक इंजीनियर से कई गुना ज्यादा ब्राइट होता है। इसलिए हमको अपने पास लेके चले। विश यू ऑल द बेस्ट।